गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो बने वो आप तक पहुंच जाए। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बेटा ये जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बुक से आपके 25-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी क्वेश्चन आते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जन संचार के विभिन्न प्रिंट माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। सबसे पहले तो जन संचार होता क्या है? जन संचार होता है कि जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हो, उनके विचारों को आप समझ सकते हो। तो जन संचार तो बहुत सारे साधनों के द्वारा होता है, जैसे समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, रेडियो है, इंटरनेट है। ये सभी के सभी क्या है? जन संचार के माध्यम है। तो आज हम इसी टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जन संचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियों का वर्णन कीजिए। जनसंचार के माध्यमों का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा नाता है, गहरा संबंध है। जो समाचार पत्र होते हैं, जैसे समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये सारे के सारे क्या हैं? जनसंचार के माध्यम हैं। और जो व्यक्ति समाचार पत्र को पढ़कर संतुष्ट होता है, उसको संतुष्टि मिलती है, उसे रेडियो व दूरदर्शन में विभिन्न खामियां नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि किस में है? समाचार पत्र में है, न कि रेडियो में और दूरदर्शन में है। किंतु जो दूरदर्शन देखने के आदी होते हैं उसे समाचार पत्र व्यर्थ लगता है, उसे समाचार पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार पत्र एक लोकप्रिय माध्यम, बहुत सारे जो करोड़ों लाखों लोग हैं वो समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। ठीक है, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार हमें सोचने के लिए विवश करते हैं और उसमें सभी प्रकार के समाचार होते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो समाचार पत्र होता है उसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जब आपके पास टाइम नहीं हो तो आप उसको रख देते हैं, लेकिन जब आपको टाइम मिलता है तभी आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो टेलीविज़न है, रेडियो है, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, दूरदर्शन में एक तो समाचार पाठक की रुचि के अनुकूल नहीं होते और इसमें जो विज्ञापन है, विज्ञापन का मतलब क्या होता है? जो ऐड जिसको आप बोलते हैं, हिंदी में ऐड को विज्ञापन बोलते हैं, इतने अधिक आते हैं, विज्ञापित होते हैं कि जो दर्शक होता है, जो दर्शक मतलब जो देखने वाला होता है, बार बार वो विज्ञापन देख कर तंग हो जाता है और चैनल ही बदल देता है। दूरदर्शन और रेडियो समाचारों का भंडार नहीं होते। ठीक है, प्राय छोटे छोटे समाचारों को महत्व देकर यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। इसके विपरीत इंटरनेट में सूचनाओं और समाचारों का एक विशाल भंडार होता है, किंतु यह एक बहुत ही महंगा साधन है, सभी लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं और टेक्निकल है और यह हर व्यक्ति की पहुंच से भी बाहर है, इसलिए इसकी सेवाएं महंगी होती हैं। फिर भी हमें यह तो स्वीकार करना होगा कि जो जनसंचार है, जनसंचार की बहुत सारी खूबियां हैं तो इसकी बहुत सारी कमियां भी हैं और इन्हीं सभी माध्यमों में जो समाचार पत्र है उसका एक विशेष स्थान है। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए स्टूडेंट्स। जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम का क्या महत्व है या प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनसंचार माध्यम में प्रिंट का मतलब होता है जो छपाई वाले माध्यम होते हैं, जो मुद्रित माध्यम होते हैं, जो लिखाई वाले माध्यम होते हैं। जैसे बुक है, ये प्रिंट माध्यम है, छपाई वाली एक बुक है ये। प्रिंट माध्यम का जनसंचार माध्यमों में अपना एक विशेष स्थान होता है और प्रिंट माध्यमों में शब्दों का स्थायीपन होता है, मतलब जो ये शब्द लिखे हैं ये स्थायी हैं, आप इनको कभी भी पढ़ सकते हैं। ये बुक है, आप इसको संभाल के रख सकते हो और जब भी आपका मन करेगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिससे जो पाठक है लंबे समय तक वो पढ़ सकता है। और प्रिंट माध्यम में, प्रिंट का मतलब अभी भी मैंने बताया था छपाई, मुद्रित माध्यम है ये। प्रिंट माध्यम में जो लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है और जिसका अपना विस्तार होता है, जिसे हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। मैं ये कहूँगी इस बुक को आप संभाल के रख सकते हो, आप किसी और को पढ़ने के लिए दे सकते हो, क्योंकि ये प्रिंट माध्यम है, इसको सभी लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं।
ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला एक प्रोसीजर है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम समाचार पत्र को ले सकते हैं। हम समाचार पत्र को हम लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं और यह एक चिंतन, विचार एवं विश्लेषण का माध्यम है। जब भी आप कोई टॉपिक लो, कोई विषय लेते हो तो उसको आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद उस पर आप विचार करते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में चिंतन करते हो, जिसके द्वारा जो गूढ़, जो गहरी और गंभीर बातें जो लिखी जा सकती हैं उनके बारे में आप सोच भी सकते हो। इसके अंतर्गत छपने वाले आलेखों में जो आलेख होते हैं उनमें अशुद्धियों को दूर करके पुनः प्रकाशित किया जाता है। जो अगर उसके अंदर त्रुटि है तो उसको आप दूर करोगे और उसको आप दोबारा प्रकाशित कर सकते हो, क्योंकि जो प्रिंट माध्यम है वो प्राथमिकता का एक आधार है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेडियो के लिए समाचार लेखन की प्रमुख मूल बातों, लेखक नहीं है ये, लेखन की प्रमुख मूल बातों पर प्रकाश डालिए। जैसे रेडियो समाचार है, रेडियो समाचार एक उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और रेडियो समाचार लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उल्टा पिरामिड शैली है क्या? बेटा, उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ है कि जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर लिखा जाता है इंट्रो। क्या लिखा जाता है उसके अंदर? इंट्रो लिखा जाता है। इंट्रो का मतलब होता है मुखड़ा। सेकंड नंबर पे लिखा जाता है बॉडी और लास्ट में होता है उसका समापन। अब इसके बारे में बताएंगे कि बॉडी क्या होता है, इंट्रो क्या होता है और समापन क्या होता है। देखिए, बॉडी या इंट्रो का मतलब होता है, पहले तो हम इंट्रो या मुखड़ा इसके बारे में बताएंगे। इंट्रो या मुखड़ा, आप देखिए कभी भी समाचार पत्र उठाइए, उसमें सबसे पहले एक हेडलाइन दी गई होती है, केवल मोटे मोटे अक्षरों में एक लाइन होती है, वो होती है उसकी इंट्रो या उसको मुखड़ा कहते हैं, जो आपको किसी तथ्य के बारे में केवल जानकारी देते हैं, विस्तार से नहीं बताते हैं। फिर नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में जो मुखड़ा होता है, जो इंट्रो होता है, उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि कलकत्ता में 100 लोग तूफान के आने से मारे गए, तो ये क्या है? ये एक मुखड़ा है। लेकिन मैं ये कहूँ कि कलकत्ता में 100 लोग तूफान के आने से मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और लाखों लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए, तो ये क्या होगा? उसकी बॉडी होगी, क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। लास्ट में क्या था? समापन। वैसे समापन कभी होता ही नहीं है, लेकिन कम शब्दों में, सीमित शब्दों में उसको लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, हम बात कर रहे थे कि रेडियो समाचार लेखन की प्रमुख मूल बातें, तो जो फर्स्ट जो मूल बातें हैं वो क्या है कि स्पष्ट भाषा में टंकित कॉपी। टंकित का मतलब लिखी हुई कॉपी, कि रेडियो समाचार को एक निश्चित समय पर निश्चित अवधि में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए यह जरूरी है कि समाचार की जो कॉपी होती है, जिसमें समाचार लिखे जाते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और काफी के दोनों तरफ पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कि एक पंक्ति में केवल 12 और 13 ही शब्द होने चाहिए, ताकि वो आसानी से आप उनको पढ़ सके, दूर से वो नजर आने चाहिए। और पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। देखो कैसे विभाजित नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया विभाजित लिखना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विभा आया और डैश लगा के मैंने आगे लिख दिया जित, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट शब्द एक जगह ही होना चाहिए। कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा रहना चाहिए, क्योंकि कठिन शब्दों को बोलने में हमें भी कठिनाई होती है, तो बहुत ही सरल शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है डेडलाइन। डेडलाइन, रेडियो समाचार लेखन में जो डेडलाइन है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेडियो समाचार में समाचार पत्रों की भांति अलग से डेडलाइन नहीं होती, अपितु इसे उसके साथ ही जोड़ दिया जाता है। समाचार पत्रों में तो अलग अलग हेडिंग होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। संदर्भ व संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग। रेडियो लेखन में कुछ शब्दों या कुछ अक्षरों का, बहुत ही संक्षिप्त अक्षरों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कम शब्दों में यहाँ पे समाचारों को प्रकाशित करना पड़ता है, और जो संक्षिप्त अक्षर हैं उनसे हमेशा बचे रहना चाहिए। केवल कुछ प्रचलित शब्दों का ही यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब जैसे UN की फुल फॉर्म नहीं दी गई है तो ये समझ में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको कंप्लीट लिखा जाता तो ही वो समझ में आते हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त अक्षरों का बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए।
जैसे UN हो, PNB आदि को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम शॉर्ट शब्दों में लिखें या संक्षिप्त शब्दों में लिखें तो वो हमारे समझ में नहीं आएंगे। और थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको कितना समझ में आया। थैंक यू।